बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चंद चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कि क्या मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान अरब सिपह सालार था जिसने ज़मीन सिंध पर हमला किया था। दूसरा, क्या मोहम्मद बिन कासिम वाकई हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था, और सिंध पर हमला के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी। और आखिर में बात करेंगे दीबल के महल वकू के बारे में कि वो कहाँ वाक़ है। हमें से अक्सर यही जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला सिपह सलार था जिसने अरब से आकर सिंध पर हमला किया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मौजूदा मकरान, जो कि उस वक्त सिंध की अमलदारी में शामिल था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही मुसलमानों की ज़ेर नगी आ गया था। इसके बाद चच ने, जो कि सिंध का हुक्मरान था, उसने कई दफ़ा मकरान को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत संभाली तो उन्होंने हिंद सिंध पर हमले से बेशतर यहाँ के हालात जानने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने हकीम बिन जबला की ड्यूटी लगाई कि वो इस इलाके के हालात के बारे में बताएं। तो उन्होंने जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो रिपोर्ट पेश की इस इलाके के बारे में, वो कुछ इस तरह से है कि इस खित्ता जमीन का पानी मैला, फल कसीले और खट्टे हैं, जमीन पथरीली है, मिट्टी शोरीदा है और बाशिंदे बहादुर हैं। अगर थोड़ा लश्कर जाएगा तो जल्द तबाह हो जाएगा, अगर ज्यादा जाएगा तो भूखों मरेगा। यहाँ के लोग खाइन और गद्दार हैं। ये तफसील मिलने पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को मजीद पेशकदमी से रोक दिया था, यानी फतूहात का सिलसिला मकरान पर खत्म हो गया था। आमतौर पर हम लोग यही जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से सिंध पर हमला किया था। उसकी कुछ वजूहात थी जिनका जिक्र दूसरी वीडियो में मौजूद है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वो पहला सिपह सालार नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी हज्जाज बिन यूसुफ ने 2 सिपह सालार दीबल पर हमला के लिए रवाना किए थे, और उन दोनों सिपह सालारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनमें से पहले सिपह सालार का नाम अब्दुल्ला बिन बिनहान अल सलमी था। बाज़ तारीखदानों के मुताबिक कराची क्लिफ्टन के पास मौजूद मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी उसी पहले सिपह सालार अब्दुल्ला बिन बिनहान अल सलमी का है। अब्दुल्ला के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने एक दूसरे कमांडर बुदील बिन तैफा अल जबली को हुक्म दिया कि वो मकरान के हुक्मरान मोहम्मद बिन हारून से 3000 का लश्कर लेकर दीबल पर हमला करें। दूसरी तरफ दाहिर ने अपने बेटे जयसीना को 4000 की फौज देकर दीबल की हिफाजत के लिए रवाना किया। बुदील बिन तैफा अल जबली के लश्कर को भी शिकस्त हुई और बुदील बिन तैफा अल जबली इसी जंग में शहीद हुए। हमें से ज्यादातर लोग मोहम्मद बिन कासिम के पूरे नाम से भी वाकिफ नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पैदाइश पर भी तारीखदानों का इख्तिलाफ मौजूद है। आमतौर पर मशहूर यही है कि मोहम्मद बिन कासिम 694 ईस्वी बमुताबिक 75 हिजरी को पैदा हुए और 711 ईस्वी को लश्कर हिंद के सालार मुकर्रर हुए। इस तरह सालार बनते वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन ये तारीख पैदाइश बाज़ मुस्तनद तारीखदानों के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम को बतौर सिपह सालार सिंध पर हमला करना उनकी पहली मुहिम जोई नहीं थी। इससे पहले भी सन 83 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से उन्हें कुर्दों की बगावत को कुचलने के लिए फारस का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। बाज़ मुस्तनद तारीखदानों के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। अगर 83 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 18 साल थी तो 92 हिजरी में उनकी उम्र 27 वर्ष बनती है, 17 वर्ष नहीं बनती। दूसरा ये कि अगर उनकी तारीख पैदाइश 75 हिजरी यानी कि 694 ईस्वी भी मान ली जाए तो 83 हिजरी में जब वो फारस के गवर्नर बने तो उनकी उम्र सिर्फ 8 साल बनती है। 8 साल के बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना समझ से बालातर है। इसलिए चंद मुस्नद तारीखदानों के मुताबिक सिंध पर हमले के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र किसी भी लिहाज से 27 साल से कम नहीं थी। ये बात भी आमतौर पर मशहूर है कि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे और दामाद थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक हज्जाज के कबीला बनु कैफ से जरूर था, लेकिन वो उनके सगे भतीजे नहीं थे। हज्जाज के चचा मोहम्मद के पोते थे। और जहां तक ताल्लुक है मोहम्मद बिन कासिम के हज्जाज के दामाद होने का, तो उसके बारे में जो मशहूर रिवायात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक दफा भरी महफिल में हज्जाज बिन यूसुफ से उनकी बेटी का हाथ मांगा था। हज्जाज बिन यूसुफ उन्हें छड़ी से मारते जाते थे, यहाँ तक कि उनकी पगड़ी भी गिर जाती थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम भी अपने मुतालबे पर डटे रहे। आखिरकार हज्जाज बिन यूसुफ ने इस शर्त पर रिश्ता देने का वादा किया कि जब वो हिंद और सिंध को फतह करके आएंगे तो हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी की शादी मोहम्मद बिन कासिम से कर दी जाएगी। ये तमाम रिवायात किसी भी तहकीक पर मबनी नहीं है। इब्न हज़म अंदलसी, जो कि एक मशहूर माहिर निसाब थे, उनकी तहकीक के मुताबिक
حجاج کے صرف 4 بیٹے تھے، بیٹی ان کی نہیں تھی۔ لہذا مسند ذرائع کے مطابق محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے سگے بھتیجے بھی نہیں تھے اور داماد بھی نہیں تھے۔ اب بات کرتے ہیں دیبل کے محل وقوع کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ عام رائے یہی ہے کہ دیبل کراچی کے نواح میں کہیں واقع تھا۔ بعض کے نزدیک منوڑا نامی جزیرہ جو کہ کراچی کی بندرگاہ کیماڑی کے نزدیک ہے، اس کے پہاڑ کے اوپر ایک قلعے کے آثار ملے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیبل تھا۔ کچھ تاریخ دان ٹھٹھا شہر کو بھی پرانا دیبل کہتے ہیں، اور کچھ کے مطابق یہ جو جگہ ہے وہ کراچی سے 80 کلومیٹر دور شمار مشرق کی طرف موجود تھی، جس کا موجودہ نام ڈابے جی ہے۔ اس جگہ پر بھی قلعے کے آثار ملے ہیں، بلکہ ایسی قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں جن میں تیروں سے ہلاک شدہ لوگ دفن تھے۔ گمان یہی ہے کہ دیبل کی لڑائی میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ اسی سے متعلق دیگر ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔